हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम विद प्राइस लेवल फिक्स, इफेक्ट्स ऑफ एन ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ऑन इनकम एंड आउटपुट, द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड इन दी इकनॉमी। इकनॉमी में सारी डिमांड, ये कौन कौन करता है? हाउस होल्ड करता है, या फिर जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो करते हैं, या गवर्नमेंट करती है, या बाहर की कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम प्लान्ड वे में करते हैं कि हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि इस साल में या इस ईयर में हमारी कितनी एग्रीगेट डिमांड होगी, यानी कि प्लान्ड वे को हम कंसिडर करते हैं। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ परचेजेस डेट अ कंज्यूमर, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट आर विलिंग टू अंडरटेक। एग्रीगेट डिमांड प्लान मेजर होता है, ना कि एक्चुअल मेजर। एक्चुअल मेजर तो कोई भी नहीं कर सकता। प्लान वे में होता है कि इस साल में हमने एस्टिमेट किया है कि इतनी इतनी डिमांड ये सेक्टर करेगा और इसका सम टोटल इतना होगा। दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। एडी इज़ द एक्स एंटे मेजर। एक्स एंटे मतलब प्लान्ड मेजर रादर देन दी एक्स पोस्ट। मतलब हम एग्रीगेट डिमांड का जो एस्टिमेशन करते हैं वो बिफोर दी एक्चुअल कंजम्पशन करते हैं टू स्टडी अबाउट दी इकोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड जो है वो इवेंचुअली डिपेंड करती है इनकम के ऊपर, कि जितनी इनकम होगी हाउस होल्ड की वो उतनी ही डिमांड करेगा, मतलब उसके रिटर्न में ही डिमांड करेगा। अब जितना इनकम है उसमें से वो कुछ पोर्शन सेव करेगा एंड कुछ पोर्शन जो है वो कंजम्पशन के लिए रखेगा। तो डिपेंड करता है कि उसका इनकम लेवल क्या है। अगर ज़्यादा इनकम लेवल होता है तब वो उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होती है वो ज़्यादा होती है और कंजम्पशन के लिए भी वो ज़्यादा निकाल पाता है। ये अलग इम्पैक्ट होता है कि इनकम की डिस्पैरिटी की वजह से भी हाउस होल्ड कंजम्पशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इकनॉमी में डिस्पैरिटी ज़्यादा है कि रिच और लो पर्सन, इनकम पर्सन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तब हाउस होल्ड कंजम्पशन जो होती है वो कम होती है। और जब एक सिमिलैरिटी या ये कहें कि एक पैरिटी बिटवीन दी रिच एंड पुअर होती है, तब हाउस होल्ड कंजम्पशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड का मतलब हो गया जो कि कॉरपोरेट्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो गुड्स की डिमांड करते हैं फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, रोड्स जो हम बनाते हैं, इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड किए जाते हैं, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर की डिमांड नहीं होती है, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी डिमांड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर देयर डिपार्टमेंटल यूज़ एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पुअर पीपल थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो गवर्नमेंट की डिमांड को भी एग्रीगेट डिमांड में हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द नेट एक्सपोर्ट डिमांड की बाहर की कंट्रीज़ में जो हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं या सेल आउट करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इन समराइज वे एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिमांड एंड नेट एक्सपोर्ट डिमांड।
अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो 4 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। दैट इज़ द हाउस होल्ड, फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज़ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन इज़ द गवर्नमेंट डिमांड एंड थर्ड वन इज़ द नेट एक्सपोर्ट। अगर हम टू सेक्टर मॉडल को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट और जो नेट एक्सपोर्ट की डिमांड है इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर में कंसिडर की जाती है। 2 सेक्टर में हम सिर्फ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो इन एन इकनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट, यहाँ पे हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन को स्टडी नहीं कर रहे। इन एन इकनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फाइनल गुड इज द सम टोटल ऑफ एक्स एंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है प्लस जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है उसका सम टोटल जो है वो एग्रीगेट डिमांड माना जाता है इन दी टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, वेयर सी इज दी एक्स एंटे टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन। एक्स एंटे का मतलब प्लान, जो कि हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि आने वाले ईयर में इतनी कंजम्पशन होगी। अब कितनी होगी वो तो बाद की बात है। अभी जो हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम एक्स एंटे लेते हैं। इफ़ द फाइनल गुड्स मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो जो हमारी इनकम लेवल है वही हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली किससे होती है? इन्वेस्टमेंट हमारी होती है जो हम सेव करते हैं उससे। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और वो किसके इक्वलेंट होगी? टोटल इनकम के। वाई इन दिस चैप्टर विल डिनोट नेशनल इनकम और जीडीपी। अब हम स्टडी करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमाइन होगी? इक्विलिब्रियम इनकम होती है हमारी जो हमारी एग्रीगेट डिमांड से निकलेगी। एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल में क्या है? सी प्लस आई। तो गिवन शेड्यूल से समझते हैं कि कैसे इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में हमने डिफरेंट कॉलम्स लिए हैं, इनकम लेवल, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का और एग्रीगेट डिमांड का। अभी हमने प्रीवियस ये स्टडी किया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी प्लस आई होती है, डैट इज़ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम लेवल को हमने 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 से रिप्रेजेंट किया है। कंजम्पशन जो है वो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट रखा है, डैट इज़ 10। और एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो गया? शॉर्ट रन है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है। अगर लॉन्ग रन होता तो ये फ्लक्चुएट होता। इसमें एग्रीगेट डिमांड हमारा हो गया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 10 + 10 20, 15 + 10 25 एंड मूविंग ऑन टू दी 50। अगर हम इसको कर्व के थ्रू समझें तो एक्स एक्सिस पे हमने लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर को शो किया है। रेड लाइन जो है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड की है, ऑरेंज लाइन हमारी कंजम्पशन फंक्शन की है और ब्लू लाइन जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। प्रीवियस शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ ऑन 10 लेवल। दैट इज़ वाई द इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 10, whereas consumption increases with the level of income। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए हमारी जो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है डेट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग विच इंक्रीज विद द लेवल ऑफ इनकम रिप्रेजेंटेड बाय द ऑरेंज लाइन। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर it is also the upward sloping curve which starts from point 20. 20 means 10 for investment and 10 for consumption। तो ज़ीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट हमारी थी 10 और कंजम्पशन भी हमारा 10 था, तो एग्रीगेट डिमांड जो हो गई वो 20 हो गई। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व 20 से शुरू होकर अपवर्ड स्लोपिंग है।
एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच में उतना ही डिफरेंस होता है जितना इन्वेस्टमेंट फंक्शन का होता है। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई को हम शेड्यूल और कर्व से समझते हैं। सबसे पहले है शेड्यूल। शेड्यूल में हमने लेवल ऑफ इनकम लिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कंजम्पशन हमने लिया है जो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम, डैट इज़ 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। सेविंग्स, सेविंग्स क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंज्यूमर या टोटल सेविंग्स मार्केट में कितनी हो रही हैं। तो मार्केट में सेविंग्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा इनकम लेवल है माइनस द कंजम्पशन। किसी भी पर्सन या इकोनॉमी के लिए जो टोटल इनकम होगी उसमें से जो हमने कंज्यूम कर लिया उसको माइनस करेंगे तो बाकी हमारी सेविंग्स हो गई। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं 0 - 20 -20, 10 - 25 -15, 20 - 30 -10, -5, 0, 5 एंड 10, यानी कि 60 - 50 इज इक्वल टू 10। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है जो हमने कंजम्पशन की प्लस जो हमारी सेविंग्स हुई। तो हमारी जो कंजम्पशन और सेविंग का टोटल है वो हो गया 20 + -20 0, 25 + -15 इज 10। ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो 50 + 10 इज इक्वल टू 60। अगर हम इस शेड्यूल में देखें तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बिल्कुल इक्वलेंट है लेवल ऑफ इनकम के, क्योंकि सप्लाई सेविंग्स जो है वो हमारी कैसे कैलकुलेट हुई थी y - c से। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेवल ऑफ इनकम के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। दैट इज़ वाई इसका रिलेशनशिप बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि जितना इनकम लेवल होगा उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी। अगर हम कर्व में देखें तो एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग्स को शो किया गया है और ब्लू लाइन कर्व जो है वो एग्रीगेट सेविंग कर्व है। ये 45 डिग्री कर्व है। 45 डिग्री का मतलब है कि जितनी लेवल ऑफ इनकम होगी उतनी ही सप्लाई होगी। दैट इज़ 10 कॉरस्पॉन्ड टू 10, 20 कॉरस्पॉन्ड टू 20, 30 कॉरस्पॉन्ड टू 30 एंड सो ऑन टिल 60। तो प्राइस लेवल यहाँ पर अगर फिक्स है तो जो भी हमारा इनकम लेवल होगा वही हमारी सप्लाई होगी। हेयर वी आर टेकिंग द प्राइस लेवल फिक्स, हेंस वट एवर इज़ द लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP, दैट मच विल बी सप्लाइड एंड प्राइस लेवल हैज़ नो रोल टू प्ले। दिस काइंड ऑफ सप्लाई सिचुएशन इज शोन बाय अ 45 डिग्री लाइन। इसीलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब हमने पढ़ लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसका कर्व कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। गिवन फिगर में एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को शो किया गया है। ये एक्स एंटे हैं प्लान्ड वे वाले। तो AD is the aggregate demand curve and AS is the aggregate supply curve which intersect each other at point E. Therefore, E is the equilibrium point where OY1 is the equilibrium level of income. इधर अगर हम देखें तो जो MY1 है that is the इन्वेस्टमेंट बाय दी यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन दी इकोनॉमी। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो 45 डिग्री कर्व है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो L से शुरू हुआ है बिकॉज OL इज इक्वल टू MY इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के चेंजेस का क्या इफेक्ट रहता है। सबसे इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड
इनकम एंड आउटपुट एंड द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम सप्लाई को देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो 45 डिग्री लाइन है। 45 डिग्री लाइन का मतलब जितना इनकम लेवल होगा उतनी ही हमारी सप्लाई होगी। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई में तो चेंजेस होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ही डिपेंडेंट है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और हम बोल रहे हैं कि प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा तो इनकम भी चेंज नहीं होगी। इनकम चेंज नहीं होगी तो हमारा जो सप्लाई फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए जो इक्विलिब्रियम के ऊपर चेंजेस हैं वो एग्रीगेट डिमांड से फिक्स होंगे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, डेट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सप्लाई सेम है, सप्लाई सेम है एंड लेवल ऑफ इनकम भी सेम है। अगर लेवल ऑफ इनकम भी सेम है, सप्लाई भी सेम है तो कंजम्पशन भी सेम रहेगा। रीज़न बीइंग ये इनकम किसके इक्वलेंट होती है, कंजम्पशन प्लस सप्लाई के। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का सी जो कंपोनेंट है वो भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या, डेट इज़ आई में चेंजेस होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज होगा। उसको हम इस चीज़ में स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। अब इन्वेस्टमेंट में कब चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट में तब चेंज होगा जब हम मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी में, या फिर उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए जो हमने लोन्स लिए हैं उसके ऊपर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह बढ़ गई या इंटरेस्ट रेट का कुछ इफेक्ट पड़ा, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कर्व होता है, अगर वो बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड और जो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व होता है उसमें सेम डिफरेंस होता है आई का। तो एग्रीगेट डिमांड जो न्यू कर्व होगा वो पैरेलल टू द प्रीवियस वन होगा। हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को शो किया है। AS is the aggregate supply curve, AD1 is the aggregate demand curve, original aggregate demand curve. AS and AD intersect each other at point E1. E1 is the equilibrium point where equilibrium level of income is OY1. Now if the investment increases, then the aggregate demand curve, that is AD1, shift upward, that is AD2, पैरेलल टू द प्रीवियस वन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेवल इनकम लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है तो इसीलिए वो पैरेलल टू प्रीवियस वन होगा। तो AD2 जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E2 पॉइंट पे कट करेगा और हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है वो OY2 हो जाएगा। अब हमने इनकम जो हमारे एग्रीगेट डिमांड में चेंज हुआ वो कितना हुआ, E1F एज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। उसकी वजह से लेवल ऑफ इनकम हमारा कितना चेंज हुआ, Y1 Y2। मतलब कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेवल को इंक्रीज करने से इनकम लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। दैट इज़ नोन एज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। एक्सेस डिमांड एज अ नेम सजेस्ट कि डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई से। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी में और वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इंक्रीज़ हो गई है तो हम उसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइसेस के इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उस केस में डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो जाता है जिससे प्राइसेस डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये होते किस लिए हैं, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको याद हो तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दैट इज़ प्राइवेट कंजम्पशन, दैट इज़ हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डिमांड करती है यानी गवर्नमेंट डिमांड, एंड द नेट एक्सपोर्ट। तो कॉजेज़ भी इसका यही है कि प्राइवेट कंजम्पशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस उसके रेवेन्यू को कॉरस्पॉन्ड नहीं करें यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, और सरप्लस इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है वो एक्सेस हो जाए या फिर डेफिशिएंट हो जाए, उससे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड अराइज होती है। और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं? इसको गवर्नमेंट जो है वो करेक्ट करती है फिजिकल पॉलिसी मेजर्स से, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स से एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेजर्स से, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम फिगर में देखें तो AD और AS कर्व एक दूसरे को E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और E जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वेयर OY1 इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर E लेवल से पहले यानी 0 to Y1 के बीच में देखें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो दैट इज़ द इन्फ्लेशनरी गैप। E पॉइंट के बियॉन्ड जाकर यानी Y1 लेवल ऑफ इनकम के बाद एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है एग्रीगेट डिमांड से, इसीलिए वहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड का केस होता है एज शोन इन दी फिगर। That's all for today. We will meet again with a new topic.